आज हम आरआरबी रेलवे टेक्नीशियन एग्जाम 2026 के लिए जनरल साइंस के 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास में मैं केवल सही उत्तर ही नहीं बताऊंगा, बल्कि हर प्रश्न के सभी विकल्पों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य भी बताए जाएंगे, जिनसे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है। ये सेशन आपकी परीक्षा की तैयारी को और अधिक मजबूत बनाने वाला है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, आकाश में उड़ते हुए विमान में कौन सी ऊर्जा होती है। तो देखिए दोस्तों, जब कोई विमान आकाश में ऊंचाई पर होता है तो ऊंचाई के कारण उसमें स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जब उड़ रहा होता है तो उसमें गति भी होती है, उसकी गति के कारण उसमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो आकाश में उड़ते हुए विमान में आप लोग याद रखेंगे गतिज और स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सौर सेल बनाने के लिए मुख्य रूप से किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो सिलिकॉन हमारा एक प्रकार का सेमीकंडक्टर है, जिसका प्रयोग सौर सेल और कंप्यूटर की चिप इत्यादि बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ये अत्यधिक महंगा होता है, इसीलिए इसके तार वगैरह नहीं बनाए जाते हैं। वैसे सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक चांदी ही है। प्रश्न नंबर 3, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम में होती है। यानी प्रश्न में पूछा गया कि स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस में होती है। तो देखिएगा, ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस, उसके बाद द्रव और सबसे कम गैस में होती है। दिए हुए ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर सी स्टील यानी कि ठोस दिया हुआ है, तो स्टील में सबसे अधिक होगी। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, याद रखिएगा। और निर्वात में आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ध्वनि तरंगें एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अतः ध्वनि तरंगें निर्वात में गमन नहीं कर सकते, इसीलिए निर्वात में ध्वनि की गति शून्य हो जाएगी। प्रश्न नंबर 4 है, लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए आंख का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। तो लेंस की फोकस दूरी को बदलने के लिए हमारी आंख की सीलियर मांसपेशियां जिम्मेदार होती हैं। कॉर्निया जब कोई नेत्रदान करता है तो आंख का यही भाग दान किया जाता है। प्रश्न नंबर 5, वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी प्रश्न में पूछा गया कि जो वाहनों में साइड में जो रियर व्यू मिरर लगे होते हैं, जिससे पीछे आने वाले वाहनों को देखा जाता है, वो उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग आप लोग याद रखेंगे कि वाहनों की हेडलाइट और सर्च लाइट वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। कंफ्यूज मत होइएगा, हेडलाइट पूछा जाए तो अवतल दर्पण, जबकि साइड रियर मिरर में अगर बात पूछा जाए तो उत्तल दर्पण हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। समतल दर्पण हम जो सामान्यतः घरों में चेहरा या कोई वस्तु देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं, वह समतल दर्पण ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ काफी बच्चों को कंफ्यूज होती है कि एसी को डीसी में, डीसी को एसी में, सब कुछ आज क्लियर करते हैं। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल एसी वोल्टेज को बदलने के लिए किया जाता है। ये एसी को डीसी या डीसी को एसी में कन्वर्ट नहीं करता, आप लोग ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग सिर्फ और सिर्फ एसी वोल्टेज को बदलने के लिए किया जाता है। एसी को डीसी में बदलने का काम रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है, जो कि हमारे मोबाइल के चार्जर, कंप्यूटर के चार्जर इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। और डीसी को एसी में बदलने के लिए आप सभी लोगों को पता ही होगा, हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगा होता है वो डीसी को एसी में बदलने का काम करता है। प्रश्न नंबर 7 है,
जल का वाष्प में बदलना किस प्रकार का भौतिक परिवर्तन कहलाता है? तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। जब जल को गर्म किया जाता है तो वह वाष्प बनकर वाष्प बन जाता है। पुनः वाष्प को ठंडा करके जल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ जल की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, ना कि कोई अन्य चीज हमें या वस्तु या यौगिक कोई प्राप्त हो रहा है। जल से वाष्प, वाष्प से हम पुनः वाष्प को संघनित करके जल में परिवर्तित कर सकते हैं। इसीलिए जल की सिर्फ अवस्था परिवर्तन है, इसलिए ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जैसे दूध से दही बनना, इस प्रकार के कुछ उदाहरण होते हैं। प्रश्न नंबर 8, दूध का घनत्व यहाँ शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो आप लोग हमेशा के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां भी लेक्टो आए तो समझ जाना कि दूध की बात हो रही है। लेक्टो यानी कि दूध, मीटर मतलब मापने की इकाई। तो लेक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व या शुद्धता मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर हमारा वायुदाब मापने के लिए, हाइड्रोमीटर जल का घनत्व मापने के लिए, जबकि हाइग्रोमीटर का उपयोग सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। इन दोनों में काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं, तो याद रखिएगा, ड्रो मतलब जल का घनत्व और ग्रो आर्द्रता, ये दो अंतर हैं, आप ध्यान रखिएगा। बारीकी से इन चीजों को पढ़िएगा, कंफ्यूजन दूर करिएगा अपना एग्जाम में, जिससे कि हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, यदि किसी लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति का आवासीय भार कितना होता है? तो देखिएगा, जब चलती हुई लिफ्ट की रस्सी अचानक टूट जाती है तो लिफ्ट एकाएक रूप से नीचे गिरने लगती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट के अंदर बैठे व्यक्तियों का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर यानी जी के बराबर हो जाता है, और व्यक्तियों का आवासीय भार शून्य के बराबर हो जाता है। जब त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा तो भार भी शून्य हो जाता है। तो याद रखिएगा कि रस्सी टूटने पर जब लिफ्ट अचानक नीचे गिरती है तो उसमें बैठे व्यक्ति का आवासीय भार शून्य के बराबर होता है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही हम आगे आने वाले 50 प्रश्नों को विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन समझते हुए अच्छे से करने वाले हैं। आज की क्लास का प्रश्न नंबर 10 है, बिजली के हीटर का तार किस मिश्र धातु से बना होता है? तो बिजली के जो हीटर में तार का प्रयोग किया जाता है वह नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से मिलकर बनती है। नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम की एक मिश्र धातु है, इसका प्रयोग बिजली के हीटर का तार बनाने में किया जाता है। इसका उच्च गलनांक पर रखा जाता है। इस तार का गलनांक बहुत उच्च होता है, क्योंकि जब इसमें अत्यधिक करंट प्रभावित होती है तो ये गलता नहीं है, बल्कि ये लाल तप्त होकर चमकने लगता है। इसलिए हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्बों के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 11, किस गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? फ्यूल ऑफ द फ्यूचर किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की कैलोरीफाई वैल्यू सबसे अधिक होती है। इसको जलाने पर ये बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं करता, इसीलिए इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मीथेन सीएनजी और बायोगैस का प्रमुख घटक है। हीलियम सबसे हल्की अक्रिय गैस है जिसका प्रयोग हवाई जहाज के टायर और गुब्बारों में किया जाता है। ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 12, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो प्योर वाटर ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। पीएच स्केल पर इसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 13, एल्यूमीनियम को जंग से बचाने के लिए उस पर ऑक्साइड की परत चढ़ाना क्या कहलाता है?
ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए उस पर जो ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। जबकि जस्तीकरण लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण का प्रक्रिया अपनाई जाती है, जबकि एल्यूमिनियम को जंग से बचाने के लिए एनोडीकरण प्रक्रिया अपनाई जाती है। वल्कनीकरण प्रक्रिया रबड़ बनाने में प्रयुक्त होती है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है। प्रश्न संख्या 14, आधुनिक आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर रखा गया है? तो हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मॉजुले के द्वारा, सर मॉजुले के द्वारा दी गई थी। ये तत्वों के परमाणु क्रमांक पर आधारित है। इस आवर्त सारणी में अधातुओं और गैसों को दाईं तरफ, जबकि धातुओं को बाईं तरफ रखा गया है। तो याद रखिएगा, अधातुओं को दाहिनी तरफ रखा गया है। प्रश्न संख्या 15, कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? हीलियम, आर्गन, रेडॉन, नियॉन। तो रेडॉन एक अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आर्गन हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसका ये वायुमंडल में 0.93% के रूप में पाई जाती है। हीलियम एक हल्की अक्रिय गैस है। इसका हम बताया था कि इसका प्रयोग हवाई जहाजों के टायरों और गुब्बारों में किया जाता है। रेडॉन संख्या 16, किस कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि सर्वोत्तम गुणवत्ता का कोयला होता है? कोयले को कार्बन की मात्रा के आधार पर, जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी अधिक होगी वो उतना ही उच्च क्वालिटी का, और जिसमें कम होगी वो निम्न क्वालिटी का कोयला होगा। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर सबसे अधिक सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइड, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और सबसे घटिया क्वालिटी का पीट कोयला होता है। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। सर्वोत्तम पूछा गया हमसे, तो एंथ्रेसाइड हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसमें लगभग 85 से 90% तक कार्बन पाया जाता है, और ये जलने पर धुआं नहीं देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने को घोलने के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है, जिसको अम्लराज भी कहते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात में मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसको अम्लराज कहा जाता है। ये इतना शक्तिशाली होता है कि लोहा और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी गला देता है। इसका अन्य नाम एक्वारेजिया भी है। तो याद रखिएगा, अम्लराज पूछा जाए, एक्वारेजिया पूछा जाए, ये किससे मिलकर बनता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इनका अनुपात 3:1 होता है। सोने और प्लेटिनम जैसी मजबूत धातुओं को गलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चूने का पानी को दूधिया करने के लिए CO2 गैस मिलाई जाती है। काफी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो आप लोग ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। बार बार प्रश्नों में, परीक्षाओं में आते हैं, और अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहिए। देखिए प्रश्न नंबर 18 है, चूने के पानी में फूंक मारने पर वह दूधिया हो जाता है, ये किस गैस के कारण होता है? तो अभी हमने बताया था, चूने के पानी में जब हम फूंक मारते हैं तो उसमें CO2 गैस जाकर मिल जाती है। CO2 गैस जब चूने के पानी से क्रिया करती है तो उसका रंग दूध की तरह सफेद यानी दूधिया हो जाता है। तो प्रश्न नंबर C हमारा सही उत्तर होगा। हाइड्रोजन अभी हमने पढ़ा था, याद रखिएगा, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। LPG गैस लीक होने पर जो तीखी गंध आती है वह किस पदार्थ के कारण होती है? तो LPG एक प्राकृतिक गैस है जिसमें कोई भी गंध नहीं होती है, अतः सुरक्षा की दृष्टि से
पाइपलाइनों में इस गैस का रिसाव इत्यादि पता करने के लिए इसमें सल्फर का एक यौगिक इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। मीथेन सीएनजी और बायोगैस का प्रमुख घटक है। ब्यूटेन एलपीजी का प्रमुख घटक है। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग चिकित्सीय क्षेत्र में किया जाता है। सिगरेट लाइटर में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी जाती है? तो सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। रेडॉन याद रखिएगा, प्रदूषण का पता करने के लिए रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब भूकंप इत्यादि आने से पूर्व वायुमंडल में रेडॉन गैस स्रावित होती है। मीथेन आपको पता है सीएनजी और बायोगैस के लिए प्रोपेन एलपीजी के प्रोपेन ब्यूटेन जो है एलपीजी के प्रमुख घटक हैं। प्रश्न नंबर 21 हमारा बायोलॉजी से है। इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग या ग्रंथि से स्रावित होता है? यहाँ से बार बार परीक्षाओं में घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको एक तरफ से सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। हमारे पेट के अंदर अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाओं से बीटा लैंगरहैंस जो हमारे अग्नाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, उनकी बीटा कोशिकाओं से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसको इंसुलिन हार्मोन कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। तो याद रखिएगा, अग्नाशय, लैंगरहैंस की दीपिका, बीटा कोशिका, इंसुलिन हार्मोन कमी से मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जिसके द्वारा पित्त रस का स्राव किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। थायराइड हमारी गर्दन में तितली के आकार की एक ग्रंथि पाई जाती है। घेंगा रोग में थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 22, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कहाँ स्थित होती है? तो स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाई जाती है और कान के ये मध्य भाग में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी पूछा जाए तो फीमर जो कि जांग में पाई जाती है। प्रश्न संख्या 23, रक्त का शुद्धिकरण फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? तो रक्त का शुद्धिकरण हमारे शरीर की किडनी के द्वारा किया जाता है। किडनी के द्वारा रक्त से यूरिया और अन्य कचरा बाहर निकालकर रक्त को प्यूरिफाई किया जाता है। फेफड़ों का, तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर तो किडनी हो जाएगा। फेफड़ों का आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। फेफड़ों का काम रक्त को शुद्ध करना नहीं होता बल्कि रक्त में ऑक्सीजन को मिलाना और CO2 को बाहर करने का कार्य फेफड़ों द्वारा किया जाता है। जब हम श्वसन करते हैं तो उसमें उपस्थित जो ऑक्सीजन होती है उसको ब्लड में मिलाया जाता है और ब्लड से CO2 को निकालकर बाहर किया जाता है। ये फेफड़े का काम है। और किडनी द्वारा रक्त से यूरिया और अन्य उत्सर्जित जो भी पदार्थ हैं उनको बाहर निकालकर फिल्ट्रेशन किया जाता है। सर कोई भी कंफ्यूजन मत रखिएगा। कंफ्यूजन सबसे बड़ी एग्जाम में हमारी गलती का कारण बनती है। हम दो ऑप्शनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि परीक्षा में जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने होती है। तो हम इस क्लास में सारी कंफ्यूजन प्रश्नों के माध्यम से जो भी डाउट होंगे सारे के सारे आपको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। रेलवे की 2026 की परीक्षाओं के लिए जबरदस्त तैयारी करवाने वाले हैं हम आपको। हमने जनरल साइंस की 1000 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। 1000 क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी जनरल साइंस के सारे कंसेप्ट, सारे फैक्ट आपको याद हो चुके होंगे। तो अंत तक हमारे साथ 20 दिन हमारे साथ जुड़ के आप देखिएगा। पूरे 1000 क्वेश्चन के माध्यम से आपको कितने कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे, लैंडस्टीनर, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर। तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। जबकि रक्त परिसंचरण यानी कि शरीर में रक्त किस प्रकार बहता है
इस चीज का पता विलियम हॉर्वे द्वारा लगाया गया था। तो याद रखिएगा, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर, लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके का पता लगाया गया था। प्रश्न संख्या 25, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कैल्शियम और फास्फोरस। लोहा हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है उसका प्रमुख तत्व है, जबकि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है जिसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। प्रश्न संख्या 26, आयोडीन की कमी से होने वाला घेंगा रोग किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो अभी हमने बात करी थी थायराइड ग्रंथि, जो कि हमारी गर्दन में तितली के आकार की होती है। इससे यानी कि आयोडीन की कमी से ये ग्रंथि सूज जाती है जिसे घेंगा रोग कहा जाता है। पीस ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित हो जाता है जिसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन कमी से डायबिटीज या मधुमेह रोग। याद रखिए। प्रश्न संख्या 27, मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता? तो जितने भी स्तनधारी हैं सभी स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके दो अपवाद हैं ऊंट और लामा को छोड़कर। ऊंट और लामा ऐसे दो स्तनधारी हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनके अलावा किसी भी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, आरबीसी। प्रश्न संख्या 28, किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है? तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और इसकी कमी से एस्कर्वी रोग होता है जिससे कि मसूड़ों से खून आता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी1 थायमीन, कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी को आप ध्यान रखिएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग होता है जिससे उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और बच्चा सूखने लगता है। ये रोग जब वयस्कों में होता है तो उसको ऑस्टियोमलेशिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न संख्या 29, कोशिका के अध्ययन को विज्ञान की किस भाषा में कहा जाता है? स्टडी ऑफ सेल्स हम विज्ञान के किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं? तो साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका के अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोलॉजी में हम ऊतकों का विज्ञान पढ़ते हैं, जबकि माइकोलॉजी में हम कवक विज्ञान को पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी तंत्रिका कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका तंत्र की एक इकाई न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी कोशिका है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक पहुंच जाती है। प्रश्न संख्या 31, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए किस गैस का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, रेफ्रिजरेटर में पुराने समय में CFC नामक गैस का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसके उत्सर्जन से हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत को खतरा था। यानी कि ये CFC गैस ओजोन परत को क्षरण करती थी, इसीलिए अब इसके स्थान पर अमोनिया और फ्रेन जैसी गैसों का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। प्रश्न संख्या 32, शुद्ध पानी में नमक मिलाने पर उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिएगा, किसी भी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक आप लोग जानते हैं, वह बिंदु जिस पर पानी
वाष्प बनना शुरू हो जाता है, यानी कि उबलना शुरू हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इसको कहा जाता है। तो किसी भी द्रव्य में अशुद्धि मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ने लगता है। यही कारण है कि दाल में नमक डालने से वह जल्दी गलने लग जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 33, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो देखिएगा, दाब बढ़ाने पर भी जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, यानी जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे जल का क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब होता है जिससे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और खाना जल्दी पक जाता है। तो उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय से पहुंच जाए। जबरदस्त तैयारी करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 34, समुद्री पानी से नमक अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो देखिएगा, समुद्र के पानी को बड़ी बड़ी क्यारियों में इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे जल को वाष्प बनाकर उड़ा दिया जाता है और शेष नमक हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहा जाता है, यानी वाष्पीकरण के द्वारा समुद्री पानी से हम नमक को अलग करते हैं। प्रश्न संख्या 35, कपूर या नौशादर को गर्म करने पर सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो देखिएगा, जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वह द्रव में परिवर्तित होता है और द्रव के बाद गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। लेकिन कुछ पदार्थ प्रकृति में ऐसे होते हैं जिनको जब गर्म किया जाता है तो वे द्रव में परिवर्तित ना होकर सीधा गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। तीन चार उदाहरण आप लोग याद रखिएगा जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। कपूर, नौशादर आपको प्रश्न में दिए हुए हैं। इसके अलावा आयोडीन और नेफ्थलीन भी आप लोग याद रखिएगा। ये ऐसे पदार्थ हैं कि जिनको गर्म करने पर ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 36, शुष्क बर्फ वास्तव में क्या होता है? तो शुष्क बर्फ वास्तव में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्रश्न संख्या 37, किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का मान एक समान होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड एक संख्या आप लोग याद रखेंगे। ये एक ऐसा तापमान है जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर समान मान दर्शाता है। डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में यदि हमें तापमान चेंज करना हो तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, C/5 बराबर F-32/9। प्रश्न संख्या 38, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का पाचन शुरू करता है? तो देखिएगा, जब हम भोजन चबाते हैं तो हमारी लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन के साथ मिलकर भोजन में उपस्थित स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। तो टाइलिन एंजाइम द्वारा स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है जिसके कारण भोजन हमें मीठा लगता है। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम हमारे आमाशय में प्रोटीन और दूध का पाचन करते हैं। प्रश्न संख्या 39, किस विटामिन की कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता कम हो जाती है? तो याद रखिएगा, विटामिन ई की कमी से महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में नपुंसकता का खतरा बढ़ जाता है। तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है।
प्रश्न संख्या 40, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? आपको दो प्रश्न याद रखने हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की कुल संख्या लगभग 300 होती है, जो बाद में आपस में जुड़ जाती हैं, और एक वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। तो नवजात शिशुओं में पूछा जाए 300, वयस्क मनुष्य में पूछा जाए तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। प्रश्न संख्या 41 है आज की क्लास का, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो देखिए, प्लिया यानी स्प्लीन को मानव शरीर का ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ इमरजेंसी के लिए ये रक्त को स्टोर करके रखता है। प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त आरबीसी होती हैं वो स्प्लीन में आकर ही नष्ट होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। इसके द्वारा पित्तरस का स्राव होता है और पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। वॉन मैरो की बात करें तो वॉन मैरो हमारी हड्डियों का जो खोखला भाग होता है उसमें उपस्थित होता है, और वॉन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 42, दूध का रंग सफेद किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध में कैसिन नामक प्रोटीन होता है, जिसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफेद होता है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग किस उपस्थिति के कारण होता है? तो कैरोटीन नामक वर्णक की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। कैसिन के कारण सफेद, कैरोटीन के कारण हल्का पीला। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारी हड्डियों के खोखले भाग में उपस्थित रेड वॉन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, और सभी स्तनधारी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसके अपवाद हमने बताए थे, ऊंट और लामा को छोड़कर किसी भी स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यकृत पीलिया रोग में प्रभावित होता है, जिसमें कि बिलीबुरुन नामक पीले पिगमेंट की उपस्थिति की मात्रा बढ़ जाती है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ऑप्शन बी 120 दिन। 3 प्रश्न आरबीसी से 4-5 पॉइंट है, आप याद रखिएगा। आरबीसी का निर्माण हड्डियों के खोखले भाग में स्थित रेड बोन मैरो में, बोन मैरो के अंदर होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन यानी प्लिया को कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, कोई ना कोई प्रश्न आपको बार बार परीक्षाओं में मिलते रहते हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोट में ऐड कर लीजिए, जिससे कि परीक्षा के समय आप क्विक रिवीजन कर सकें। पौधों की आयु की गणना किस प्रकार की जाती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या गिन के पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 47, इंसानों में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इंसानों में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि पेड़ की बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। दो संख्या आपको याद रखनी है, गुणसूत्रों की कुल संख्या 46, पेड़ 23। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ए के कारण कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और डी की कमी से रिकेट्स या एस्टियोमलेशन नामक रोग होता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी तेजी से कमी होने लगती है? तो जब डेंगू फीवर होता है तो शरीर में प्लेटलेट्स की मात्रा में भारी मात्रा में गिरावट होती है। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में इम्यून
सिस्टम को मजबूत रखने का काम करते हैं। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और श्वेत रक्त कणिकाएं भी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती हैं। प्रश्न संख्या 50, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो आप लोग याद रखेंगे वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। इसके लिए उनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। ग्रेगर मेंडल को अनुवांशिकी का पितामह कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। तो ये आज की क्लास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इनके